So, hello everybody. I'm going to talk about a very recent interesting case law about Morgan Stanley Mauritius Company Limited, जो कि 28th of May 2021 को ही आया है. असेसमेंट ईयर 2015-16 को बिलोंग करता है. तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी है मॉर्गन स्टैनली मॉरिशियस, जो मॉरिशियस में डोमिसाइल्ड है, मॉरिशियस में सिचुएटेड है, और वो इन्वेस्ट करती है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स में. इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के शेयर्स नहीं है. बेसिकली इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स एक डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि वैल्यू डिराइव किसी अंडरलाइंग एसेट के थ्रू करते हैं. इस केस में अंडरलाइंग एसेट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके, जो कि यूके में लिस्टेड एक कंपनी है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में. तो फ्लो समझो, मॉरिशियस इन्वेस्ट करती है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के अंदर. आईडीआर की वैल्यू डिराइव कहाँ से हो रही है? यूके के शेयर से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके से. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इन आईडीआर्स का कस्टोडियन किसको बनाया हुआ है? BNY मेलन नाम की एक एंटिटी जो भी यूके के अंदर ही है. इंडियन एंटिटी क्या काम कर रही है? सिर्फ एक नॉमिनी है ऑन बिहाफ ऑफ द यूके एंटिटी, सिर्फ एक ट्रस्टी है, दैट्स इट. अब यहां से मॉर्गन स्टैनली मॉरिशियस को डिविडेंड मिलता है उन आईडीआर्स के ऊपर. आप कहोगे आईडीआर शेयर तो है नहीं, तो इनको डिविडेंड कैसे मिल सकता है? तो शेयर्स पे डिविडेंड, आईडीआर बेसिकली शेयर्स नहीं होते, इन पे कैपिटल गेन्स वगैरह कुछ नहीं लगते, इन पे कोई एसटीडी पे नहीं किया जाता. बट जितना कैश पोर्शन ऑफ डिविडेंड एक शेयर के ऊपर होता है उतना ही प्रोपोर्शनेटली रिलेटेबल टू आईडीआर आईडीआर होल्डर को मिलता है. तो अराउंड 9.74 करोड़ का डिविडेंड इंडिया से मॉरिशियस जाता है. यहां पे असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोलते हैं कि इस पे विद होल्डिंग होगी 20% प्लस सरचार्ज प्लस है, सेक्शन 115 लगा दूंगा मैं इस पर. सो असेसी क्या बोलता है कि इस पे विदहोल्डिंग नहीं होनी चाहिए. असेसी यही बोलेगा. क्यों? असेसी सेज कि ये डिविडेंड आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है. मैंने आपको बताया था BNY मेलन एक कस्टोडियन एंटिटी है. अगर वो कस्टोडियन एंटिटी है तो उसका कस्टोडियन एंटिटी कहाँ है? यूके में. तो डिविडेंड आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है और सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर किया गया है आईपीआर होल्डर्स को इंडिया में. सबसे पहले एससीबी यूके ने BNY मेलन भेजा, BNY मेलन ने इंडिया में भेजा है एससीबी इंडिया में. किस लिए? ताकि आईडीआर के जो होल्डर्स हैं, मॉरिशियस एंटिटी जैसे FIIs जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स में, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सके नेट ऑफ द फीस एंड टैक्सेस ऑफ द एससीबी इंडिया. आपको याद होगा वोडाफोन जजमेंट आई थी, फाइनेंस एक्ट 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुई, सब्सटैंशियल वैल्यू इंडियन एसेट्स की डिराइव होती है, वो चीज़ देखी जाएगी और उस पर डीम्ड एक्रूवल लग जाएगा सेक्शन 9 में. ये सब कॉन्सेप्ट आए थे. फिर 2015 में एक CBDT का सर्कुलर आया था. वो कहता था कि बेशक कोई भी डिविडेंड फॉरेन कंपनी के शेयर्स से मिल रहा है इंडिया के अंदर, अगर वो एसेट सिचुएटेड भी है, तब भी हम उसको ये नहीं मानेंगे कि वो डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया है, इररिस्पेक्टिव कि वो वैल्यू इंडिया से डिराइव कर रहा है या बाहर से डिराइव कर रहा है. सर्कुलर आया था एक. इंडियन डिपॉजिटरी जो एससीबी इंडिया है सिर्फ एक ट्रस्टी है, दैट्स इट. इंडियन मॉरिशियस DTAA भी ये बोलता है कि आप डिविडेंड के ऊपर तभी टैक्स कर सकते हो अगर वो एक इंडियन कंपनी दे. यहां पे इन सब्सटेंस कहां से डिविडेंड आ रहा है? एससीबी यूके से आ रहा है. किसके थ्रू? BNY मेलन, और फिर BNY मेलन में के थ्रू एससीबी इंडिया में. ITAT क्या बोलता है? AO ने बोला विद होल्डिंग होनी चाहिए. उसके बाद हमारा असेसी ने ऐसे कंटेंशन किया डिविडेंड बाहर जाना चाहिए, बाहर 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 मिला है, क्यों टैक्स होगा, सर्कुलर है, ठीक है. ITAT तक चला गया केस. कहते हैं ठीक है, मान ली आपकी बात कि डिविडेंड नहीं मिलना, डिविडेंड आपको मानेंगे ही नहीं कि आपको डिविडेंड मिला है, नो टैक्स ऑन डिविडेंड व्हाटसोएवर. पर बिजनेस कनेक्शन तो हो सकता है. 911 के अंदर तो लिखा है एनी इनकम अक्रूइंग राइजिंग इन इंडिया थ्रू अ बिजनेस कनेक्शन और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया. तो ये शेयर्स प्रॉपर्टी ही तो हैं. आईडीआर किसने इशू करे हैं? इंडियन डिपॉजिटरी ने. स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में लिस्टेड है. इंटायर मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑफ एससीबी, प्लीज अप्रिशिएट करिएगा ये पॉइंट, इंटायर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एससीबी इंडिया इंडिया के अंदर है. तो बिजनेस कनेक्शन तो है नॉन रेजिडेंट का इंडिया के साथ. इनकम का सोर्स क्या है? एससीबी यूके के शेयर्स तो एससीबी यूके के ही है ना. होल्ड कौन करके रख रहा है? एससीबी इंडिया जो इंडियन डिपॉजिटरी है. ये डिविडेंड नहीं है. ITAT ने ये मानी ये बात, पर ये क्रिटिकल
एक सिग्निफिकेंट बिजनेस कनेक्शन है इंडिया के साथ। और आप सर्कुलर को लाके, आप हमेशा सर्कुलर को नहीं ला सकते कि सर्कुलर कहता है कि अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड दे भी रही है तब भी हम उसको ये नहीं मानेंगे कि वो डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, अगर वो अपनी वैल्यू ऑफ एसेट्स इंडिया से सिग्निफिकेंटली डिराइव करती है। सर्कुलर उन केसेस पे लगता है जो सर्कुलर के वर्ड में, सर्कुलर की स्पिरिट में इंटरप्रेट किए जाते हैं। सर्कुलर की वर्डिंग में कुछ फिट नहीं हो रहा, आप जबरदस्ती अपना केस फिट करने के लिए डाल दो, तो असेसी को कहीं ना कहीं असेसी के अगेंस्ट रिमार्क था। तो उन्होंने आईटीएटी ने एक अलग बात बोली कि डिविडेंड जरूरी नहीं है कि 914 में टैक्स हो, डिविडेंड 911 में भी टैक्स हो सकता है, बिजनेस कनेक्शन मान लो। पर हम देखा जाए तो ये डिविडेंड है भी नहीं। आईटीएटी ने बोला डिविडेंड है भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर डिविडेंड बीएनवाई मेलन के पास गया, बीएनवाई मेलन यूके कस्टोडियन है, उसने एससीबी इंडिया को भेज दिया, एससीबी इंडिया ने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन किया आगे अपने नेट ऑफ फीस और नेट ऑफ टैक्सेस रखने के बाद, दैट्स इट। अब उसने असेसी ने एक और ग्राउंड रखा, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम की चार्जेस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में इनकम टैक्स में वही इनकम्स आती है टू डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, प्लेस ऑफ रिसीट की बात कर रहा है। और सेक्शन 7 इनकम टैक्स एक्ट का क्या कहता है? डीमिंग फिक्शन वहां भी है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। तो असेसी बोलता है इन दोनों को साथ में पढ़ो अगर आपको टैक्सेबिलिटी किसी इनकम की देखनी है। आईटीएटी बोलता है नहीं, बेशक आपको पिछले साल में इनकम रिसीव हुई हो या ना हो, इस साल अगर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया तो हम मान लेंगे उसको डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, पर ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है। आखिर में ये बात छोड़ ही दो कि एससीबी यूके पे कर रहा है या एससीबी इंडियन ब्रांच पे कर रही है आईडीआर होल्डर्स को। मॉरिशियस एंटिटी को एससीबी यूके से पेमेंट आ रही है या एससीबी इंडिया से मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कहा जा सकता कि ये डिविडेंड है। और अगर ये डिविडेंड नहीं है तो इंडिया मॉरिशियस ट्रीटी का जो आर्टिकल 10 डिविडेंड की बात करता है, वो आर्टिकल 10 की बात तभी करता है जब वो डिविडेंड इनकम हो। जब डिविडेंड ही नहीं है तो आप उस आर्टिकल में जा ही नहीं सकते। आप नहीं जा सकते तो कैसे आर्टिकल पे टैक्स, फिर कैसे टैक्स, आप टैक्सिंग राइट्स को देख सकते हो, इंडिया कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकता है। आर्टिकल 22 अदर इनकम, आर्टिकल 22 हर ट्रीटी अदर इनकम का वो कहता है कि जो कोई भी इनकम पूरे ट्रीटी में, पूरे डीटीडब्ल्यू में कहीं फॉल नहीं कर रही, वो आर्टिकल 22 में फॉल कर सकती है। तो इसका एग्जांपल एलिमनी का होता है मोस्टली, ये थोड़ा केस से आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ रहा है। एलिमनी की जो इनकम्स होती हैं जो नॉन रेजिडेंट्स वगैरह को मिलती है, वो आर्टिकल 22 में फॉल करती है मोस्टली, जो किसी और ट्रीटी में इनकम डील नहीं करती। एनीवेज, लेट्स कमिंग बैक टू दिस केस, ये आर्टिकल 22 में भी फॉल नहीं कर रहा। और अगर आर्टिकल 22 में फॉल कर गया तो आर्टिकल 22 में एक्सक्लूसिव राइट है मॉरिशियस के पास, राइट करने का, टैक्स करने का इस इनकम पे। अगर एक्सक्लूसिव राइट है और आर्टिकल 22 की एक्सक्लूजन्स में फॉल नहीं कर रहा, आर्टिकल 22 की कुछ एक्सक्लूजन्स है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर पीई होगी, तो आर्टिकल 22 फॉल तो नहीं कर रहा, तो कैसे होगा? तो आर्टिकल 22 मॉरिशियस को राइट देता, तो इंडिया टैक्स कर ही नहीं सकता। अब ये केस था असेसमेंट ईयर 15-16 का। इफ यू अप्रिशिएट दिस फैक्ट, मैंने शुरू में बताया था, एक ग्रैंडफादरिंग क्लॉज आया था, उसमें एक डेट थी 1 अप्रैल 2017। अगर 1 अप्रैल 2017 से पहले की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे टैक्स नहीं लगता था मॉरिशियस रेजिडेंट को। 1 अप्रैल 17 के बाद की इन्वेस्टमेंट्स पे अमेंडमेंट्स आई और वो 50% ऑफ द कैपिटल गेन्स का टैक्स रेट जो इंडिया में लगता है, वो मॉरिशियस रेजिडेंट को उसका 50% लगेगा ट्रीटी के हिसाब से। पर ये केस तो पुराना है, तो इस पर ग्रैंडफादरिंग क्लॉज भी लग गया, तो ये इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। बिलीव मी, 9.74 करोड़ की इनकम जिसपे 15% की विदहोल्डिंग, सॉरी 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस की विदहोल्डिंग होनी थी, वो एग्जेम्प्ट हो गई डीटीडब्ल्यू की वजह से। दिस इज इंटरनेशनल टैक्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग।